हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जैसे कि हम सभी मानते आए हैं, वी आर प्रोबेबली द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स की हम छानबीन कर चुके हैं, वी आर प्रोबेबली आल्सो द ओनली इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इन दिस एंटायर यूनिवर्स। पर व्हाट इफ जिन एडवांस सिविलाइजेशंस को हम फ्यूचर के लोग पकड़ के चल रहे हैं, कुछ वैसे ही लोग हमारे पास्ट में भी मौजूद थे? वेल, दिस इज कॉल्ड द सिलूरियन हाइपोथेसिस, जिसे रिसेंटली 2019 में गैविन श्मिथ और एडम फ्रैंक ने प्रपोज किया था इन ऑर्डर टू मेक अस रियलाइज कि हम अपनी एडवांस सिविलाइजेशंस की खोज में कितने इग्नोरेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हम बेसिकली पहले से ये मान के चलते हैं कि पास्ट के सिविलाइजेशंस कुड हैव नेवर बीन सो एडवांस एंड देयरफॉर कोई इस पॉसिबिलिटी को जांचना भी नहीं चाहता है कि पुराने एडवांस सिविलाइजेशंस के फॉसिल रिकॉर्ड्स शायद अननोटिसेबल भी हो सकते हैं। I mean, just imagine, कल को हमारी पूरी इंसानी सभ्यता किसी महामारी या नेचुरल कैलामिटी या ऐसी किसी वजह से विलुप्त हो जाती है। क्या लगता है आज से 100-200 मिलियन सालों बाद इसके कितने चांसेस है हमारे बाद जन्म लेने वाले एडवांस सिविलाइजेशंस हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान भी पाएंगे? या इवन बियॉन्ड दैट, हम एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, क्या वो ये मान पाएंगे? आई नो, अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ह्यूमंस इतने बड़े बड़े मैन मेड मेगा स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, हमने कॉम्प्लेक्स मशीन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है, आखिर किसी ना किसी को तो फॉसिल्स के रूप में हमारे एग्जिस्टेंस और एडवांसमेंट के सबूत मिल ही जाएंगे। वेल, नॉट एज इजी एज यू मे थिंक। लेट मी एक्सप्लेन। यू सी, डायनासोर्स ने इस पृथ्वी पर 150 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय के लिए राज किया था और सभी स्पीशीज को मिला के वो एटलीस्ट ट्रिलियंस की तादाद में पृथ्वी पर घूमा करते थे। पर येट उनके प्रॉपर कंप्लीट फॉसिल्स हमें ऑलमोस्ट ना के बराबर मिले, मेनली बिकॉज अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑलवेज शिफ्टिंग। इसकी वजह से इजराइल का नीगेव डेजर्ट इकलौता ऐसा लार्ज स्केल एक्सपोज लैंड सरफेस बचा है जो एटलीस्ट 1.8 मिलियन साल पुराना है। उसके अलावा बाकी के सभी एंशिएंट लैंड सरफेसेस जो भी थे वो आज जमीन की गहराइयों में धंस चुके हैं। अब ऐसे में चलो, अगर लक बाय चांस कोई छोटा मोटा एंशिएंट सरफेस फर्दर टेक्टोनिक शिफ्टिंग की वजह से ऊपर राइज भी हो जाता है, फिर भी सेकेंड रीजन दैट पॉप्स अप is that fossilization is an extremely rare phenomenon। एक कॉमन इंसान को में भी लगेगा फॉसिलाइजेशन या फॉसिल्स तो एकदम कॉमन बात है, कोई भी डेड रिमेन्स फॉसिलाइज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, आज से महज 66 से 70 मिलियन सालों पहले लेट क्रेटेशियस पीरियड में टीरेक्स यूज्ड टू बी अ डोमिनेंट स्पीशीज। वो ऑलमोस्ट हर जगह पर फैले थे अक्रॉस द ग्लोब। उनकी तादाद करीबन 2.5 बिलियन के अराउंड थी और उन्होंने अपने एक्सटिंक्शन से पहले एटलीस्ट 1,27,000 जनरेशंस पूरे किए थे। कितने? 1,27,000। पर इतने सक्सेसफुली रूल करने के बाद और इतने थिक बोन्स और टीथ होने के बाद भी और इतने ज्यादा तादाद में होने के बावजूद भी, क्या आप गेस कर सकते हो आज तक हमें उनके कितने फॉसिल्स मिले हैं? वेल, 32। आई एम नॉट इवन किडिंग, यानी हर 80 मिलियन टीरेक्स में से एक टीरेक्स का फॉसिलाइजेशन हुआ। अब फॉसिल्स के अलावा जमीन के अंदर के डिफरेंट लेयर्स, एंशिएंट आइस में ट्रैप्ड पानी और हवा और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स को स्टडी करके भी आर्कियोलॉजिस्ट अर्थ की हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। लेकिन फॉसिल्स आफ्टर ऑल बने होते ऑर्गेनिक चीजों से, विच इज बेसिकली कार्बन और बोन्स जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फॉसिल्स में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत होती है। और ऐसे में व्हाट आर द चांसेस कि हमें 100 मिलियन ईयर्स पहले के किसी सिविलाइजेशन के फॉसिल्स मिल भी पाएंगे? अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा री लेवल के अचीवर नूरुद्दीन जी से। हाय गौरव, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो आपको री लेवल प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला और आपने ज्वाइन कैसे किया? तो री लेवल के बारे में मुझे पता चला एक YouTube वीडियो की तरह। आई वाज वाचिंग मिस्टर तन्मय बट, जहाँ री लेवल के बारे में बात की जा रही थी, तो फिर वहां से मैंने री लेवल की वेबसाइट पे गया, जहां वेरी इजीली आई कुड जस्ट फिल अप द फॉर्म्स एंड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। सो यहाँ पे एग्जाम का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे आप बेसिकली आप हायरिंग होती है? तो एग्जाम का प्रोसेस इन री लेवल इट्स वेरी थरो। जैसे कि आपकी वोकैबुलरी, आपका कोर कॉम्पिटेंसी कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, एंड यू हैव ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड वीडियो क्वेश्चंस। सो ओवरऑल टाइम कितना लगता है इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस के लिए मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम लगा। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट at 11 AM in the morning and my final interview happened by 6 PM the same day. ओके, ऑसम। आपको सबसे बेस्ट फीचर इस री लेवल प्लेटफॉर्म का क्या लगता है? Well, the best thing about re-level is it assesses your competency and compatibility without judging you. And the next best thing is they get you placed in the top startups in India, which are extremely fast-paced, जहाँ आपकी और कंपनी की growth is both highly.
Thank you so much, Nuruddin, for sharing your experience with us. Thank you, Gaurav. It was nice meeting. सो गाइस, रीलेवल की सबसे दो खास बात यह है, वो ये है कि आपके टेस्ट के बेसिस पर आपकी हायरिंग होती है, ना कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छे स्टार्टअप्स यहां से आपको हायर करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, चेकआउट करो, बिल्ड योर करियर विद रीलेवल। अब फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और इसी चीज को अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो व्हाट आर द चांसेस कि आज से 100 मिलियन साल बाद फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे फॉसिल्स मिल पाएंगे? क्योंकि भले ही हमारी टोटल पॉपुलेशन तो जल्द ही 8 बिलियन टच करने वाली है, लेकिन हमने इस पृथ्वी के सिर्फ 14.6% लैंड को ही अब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से मॉडिफाई किया है, व्हिच इज जस्ट अराउंड 18.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जस्ट स्लाइटली बिगर देन रशिया। और ऊपर से हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे दांत और हड्डियां भी इतने थिक नहीं है कि 100-200 मिलियन सालों तक डिग्रेड होने से बच जाए। और रही बात इस पृथ्वी पर हमारे टाइम स्पैन की, तो हमें पृथ्वी पे आके सिर्फ 3 मिलियन साल ही हुए हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्लास्टिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सबको आके तो और भी कम टाइम हुआ है, बस सिर्फ 300 साल, 3 सेंचुरीज। यानी टू पुट ऑल दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आज से 100 से 200 मिलियन सालों बाद पृथ्वी के सभी एडेड सॉइल लेयर्स के बीच हमारे एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस बस कुछ ही सेंटीमीटर्स में समाया होगा, which can be almost unnoticeable for the next civilization। यानी कल को अगर सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर देखा गया तो आज से 100 या 200 मिलियन सालों बाद even we would have never been existed for them। You know, जो भी सिविलाइजेशंस फॉसिल्स ढूंढने निकलेगी, मीनिंग वी नीड समथिंग इनडायरेक्ट जो हमारे अस्तित्व को फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट के सामने प्रूफ कर पाए, कोई इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन कैसे? वेल, एक्चुअली में मिड 18th सेंचुरी से ही ह्यूमंस ने मशीनों के जरिए फॉसिल फ्यूल्स के रूप में दबे हुए करीब आधे टन कार्बन को हवा में उड़ाया और पानी में मिला दिया है। एंड दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्लू फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि यस, भले ही हमारी पृथ्वी अपने पूरे लाइफ स्पैन में अब तक कई बार वोल्केनिक इरप्शंस जैसे नेचुरल रीजन से ग्लोबल वार्मिंग को पीरियोडिकली एक्सपीरियंस करती आई है, लेकिन वोल्केनिक इरप्शंस इन इटसेल्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, उनमें कार्बन का हेवियर आइसोटोप C13 प्रेजेंट होता है। नाउ इट इज नॉट द सेम एज फॉसिल फ्यूल्स को जला के पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कार्बन का लाइटर आइसोटोप C12 एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, और इसीलिए उनसे बनने वाले फॉसिल फ्यूल्स में भी मेजरली C12 ही होता है। मीनिंग ऑल दैट फ्यूचर जनरेशंस विल नीड टू डू इज, उन्हें पहले कब कब सडन ग्लोबल वार्मिंग के इवेंट्स हुए हैं उस टाइमलाइन को एस्टिमेट करना होगा, और फिर उस दौरान बने एंशिएंट आइस कोर्स को खोद निकालना होगा, एंड देन उन आइस कोर्स में ट्रैप्ड एयर बबल्स को केमिकली स्टडी करना होगा, एंड दैट्स इट। जवाब बिल्कुल उनके सामने होगा। अगर उन एयर बबल्स में C13 के मुकाबले C12 से बने ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हुए, तो इसका मतलब साफ होगा उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए फॉसिल फ्यूल जिम्मेदार थे, नेचुरल कॉजेस नहीं। एंड नाउ इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि वो सब तो ठीक है, बट ग्लोबल वार्मिंग की टाइमलाइन का वो पता आखिर कैसे लगाएंगे? वेल, डोंट वरी, जिस तरीके से हमें मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग का एस्टिमेट एंशिएंट हवाएं देती है, उसी तरह हमें उसकी टाइमलाइन का एस्टिमेट एंशिएंट पानी और उसमें तैरने वाले जीव देते हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली ऑयस्टर्स। एक्चुअली जस्ट लाइक कार्बन आइसोटोप्स, कई बार एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी करने में ऑक्सीजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स O16 और O18 भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उनका रिकॉर्ड एंशिएंट ऑयस्टर्स के शेल पर स्ट्राइप्स या स्ट्राइएशंस के रूप में छपा होता है। ड्यूरिंग हेवी रेन्स, रिवर्स सॉइल इरोजन के चलते बहुत ज्यादा फ्रेश सॉइल सेडिमेंट्स और मिनरल्स ओशंस में डिपॉजिट करती है। नतीजा, ऑयस्टर्स के कैल्शियम कार्बोनेट से भरे शेल्स उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके फास्टली ग्रो करने लगते हैं, जिससे 2 सक्सेसिव ग्रोथ स्ट्राइप्स के बीच ज्यादा स्पेस आ जाती है। अब ऐसे में इसके साथ अगर इन शेल्स के कैल्शियम कार्बोनेट में O18 का कंसंट्रेशन ज्यादा मिला, तो इट मींस कि उस दौरान ग्लोबल वार्मिंग एंड देयरफॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक कॉमन बात थी, क्योंकि O16 और O18 दोनों ही एटम्स मोर और लेस प्रोपोर्शनली ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग हल्का O16 ज्यादा रेडिली इवेपोरेट हो जाता है, और मजबूरन ऑयस्टर्स को अपने कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स में हेवियर O18 को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। बट वेट अ मिनट, क्या फ्यूचर में सिर्फ इतना सा डेटा काफी होगा हमें एडवांस सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए? वेल, सी, साइंटिफिक स्टडीज में देयर इज नो सच थिंग एज इनफ डेटा, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी हाइपोथेसिस को थियरी, और थियरी से उस मॉडल के प्रेडिक्टिव और मैथमेटिकल इंप्लीकेशन
सिविलाइजेशन साबित करने में हेल्प करती है। एंड इन आवर केस द नेक्स्ट पॉसिबल क्लू कैन बी आवर अनयूजुअल सेडिमेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि हर एडवांस सिविलाइजेशन सॉइल की अनगिनत सेडिमेंटल लेयर्स में अपनी एक अनयूजुअल येट यूनिक छाप छोड़ती है और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को बस उन्हीं पर फोकस करना होगा। मिसाल के तौर पर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जिनमें भर भर के नाइट्रोजन को डाला जाता है, रेनफॉल्स के वक्त ये एक्सेस नाइट्रोजन कोस्टल वाटर्स में डिसॉल्व होने लगते हैं और वहां की माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। नतीजा, उन वाटर बॉडीज में बैक्टीरिया और फंगस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनमें मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाकी जीवों के लिए बचता ही नहीं है और उतने एरियाज डेड जोन्स बनने लग जाते हैं। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोक्सिया यानी लो ऑक्सीजन या एनॉक्सिया यानी नो ऑक्सीजन। Presently, Gulf of Mexico का coastal area is a perfect example of this phenomenon, जो majorly human activity की वजह से आज एक dead zone बन चुका है। अब ऐसे में even though ये dead zone currently हमारे लिए useless है, लेकिन ये future में हमारी history को जिंदा कर सकता है, क्योंकि जीव स्पेशली burrowing जीव अपने गड्ढे खोदते वक्त सॉइल की लेयर्स को एक दूसरे में मिक्स अप कर देते हैं और ऐसे में डेड जोन्स इस बायोटर्बेशन नाम के प्रोसेस को काफी एफिशिएंटली काबू में लाता है, कीपिंग द एविडेंसेस इन द सॉइल लेयर्स इंटैक्ट for millions of years. Evidences like non-naturally occurring synthetics like chlorofluorocarbons, यानी CFCs, more particularly C2F6 and SF6. Then rare elements जैसे कि gold, nickel, platinum, etc. या फिर radioactive transuranic elements like plutonium-244 and curium-247. ये सभी चीजें या तो आर्टिफिशियली लैब में बनाई जाती है या तो फिर जमीन के नीचे से माइन किया जाता है। मीनिंग किसी एक ही लेयर में अगर ये चीजें ज्यादा क्वांटिटी में डिस्पर्स्ड मिली तो इट क्लियरली कैन बी अ साइन ऑफ एन एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, हमने अब तक क्या क्या सीखा? फ्यूचर सिविलाइजेशंस को हमारे एडवांसमेंट को प्रूव करने के लिए 4 मेजर चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, C12 के मुकाबले C13 आइसोटोप का ड्रॉप होना। नंबर 2, ओशियानिक कैल्शियम कार्बोनेट में O16 के जगह पर O18 का होना, which directly means global warming. नंबर 3, वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी leading to anoxia, and lastly number 4, rare और synthetic elements and compounds का प्रेजेंस हमारी मिट्टी में। बट वेट अ मिनट, ये सारी चीजें तो हमारे पास्ट में भी हुई है ड्यूरिंग द पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम एज। आज से करीबन 56 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पैलियोसीन से ईओसीन एरा में ट्रांजिशन कर रही थी, तब ग्लोबल टेम्परेचर करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ गया था इन अ मैटर ऑफ जस्ट 5000 ईयर्स। नाउ कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस दौरान अटलांटिक ओशन में स्थित नॉर्थ अटलांटिक इग्नियस प्रोविंस में कुछ वोल्केनिक eruptions हुए थे and they burned the fossil fuels present in the layers above it, जिससे फिर दे से फॉसिल कार्बन यानी C12 एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। But then there are still a lot of things that are not adding up. इसी पीरियड में मैमल्स पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर फैले थे और इस पीरियड के सेडिमेंट्री लेयर्स में मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन भी यूजुअल से ज्यादा पाया गया है। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या ये किसी एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का इनडायरेक्ट सबूत है? अब वेल फ्रेंड्स, इस सिलूरियन हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले एडम फ्रैंक ने खुद द अटलांटिक आर्टिकल में ये क्लियर किया कि ये एक हाइपोथेसिस है जिससे वो भी खुद पूरी तरीके से एग्री नहीं करते हैं। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सोचने का तरीका है और इस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं कि सिर्फ ड्रेक इक्वेशन के बेसिस पर एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ प्रेडिक्ट करना कैन बी एंटायरली मिसलीडिंग। इंस्टेड हमें नए नए मेथड्स खोजना चाहिए, जस्ट लाइक व्हाट वी सॉ टुडे, टू प्रेडिक्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ऑन दीज एक्सोप्लैनेट्स। बिकॉज़ सी, इस तरह की छानबीन में एक पैराडॉक्स ये भी होता है कि सस्टेनेबल सिविलाइजेशंस जो नेचर के साथ मिलजुल कर एडवांसमेंट करती है, सिर्फ वही ज्यादा समय तक जिंदा बचती है एंड हेंस उन्हीं के फॉसिल रिकॉर्ड्स सबसे आसानी से मिलते हैं। जो सिविलाइजेशन सबसे अनसस्टेनेबल तरीके से एडवांसमेंट करती है, क्रिएटिंग अ होल लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द प्रोसेस, वो इवेंचुअली द ग्रेट फिल्टर का शिकार हो जाती है। व्हिच सिंपली मींस ऐसी सिविलाइजेशन जो समय, वक्त और हालातों के साथ एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती, वो बहुत ही जल्दी विलुप्त हो जाती है, लीविंग लिटिल टू नो क्लू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस बिहाइंड। खैर, इस पर आपकी क्या राय है फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है सिलूरियन हाइपोथेसिस भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड हो सकता है एडवांस लाइफ फॉर्म को ढूंढने का? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में लिखना। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, आपको लगता है कि हमें बाहर ही ढूंढना चाहिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को,
सो यस, कमेंट डाउन बिलो। मैं पर्सनली ऐसा ही समझता हूं। आई बिलीव कि इंटेलिजेंट लाइफ के हमसे पहले अर्थ पे होने के चांसेस बहुत ही कम है और हमें शायद बाहर ही ज्यादा ढूंढना चाहिए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपनी राय को नीचे शेयर करना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।